नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वच्छित दुनिया स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम का नाम, जी हाँ, आपको रटा हुआ है। कार्यक्रम का नाम है सिटी सिग्नेचर। सिटी सिग्नेचर एक ऐसा कार्यक्रम है जब हम ऐसे व्यक्तित्व को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं जिसने अपने नाम, अपने काम, अपने दर्शन से पूरे शहर का नाम इस देश और दुनिया में रोशन किया है। जी हाँ, आज जिन प्रबुद्ध जन को, जिन सज्जन को हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, वो कोई और नहीं बल्कि इस देश का एक बहुत बड़ा साहित्यकार नाम होता है, और उनका नाम है श्री सुरेश साहनी जी। दो लाइनें मेरे दिमाग में आती हैं, मेरी ही लिखी हुई हैं, और कहता हूँ कि शक्ति एक तलवार में और एक शक्ति पतवार में, शुद्ध अगर ग्रह करना हो तो शक्ति भी वंदनवार में। डर तुम में गर चेतन का हो, मत भटको अवचेतन में, गहो लेखनी कर में अपने, कूद पड़ो अंगार में, और शक्ति शक्तिधर खुद बन जाओ कलमों की इसरार में। शक्ति एक तलवार। तो मित्रों, ऐसे जो कलम के सिपाही जिनको हम अपने स्टूडियो में आपके समक्ष आज प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि मैंने आपसे उनका नाम पूर्व में लिया कि वो हैं सुरेश साहनी जी, जो गोरखपुर से मूलतः संबंध रखते हैं, परंतु उनका जो लालन पालन जो आप पढ़े हुए हैं वो कानपुर में ही हुए हैं, और जिनको भोजपुरी संगीत विरासत में मिला है उनके पिता स्मृति शेष बटोही प्रसाद जी से, जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के दत्तक पुत्र थे। साहनी जी वर्तमान में लघु शस्त्र निर्माणी कानपुर में कार्यरत हैं, और आप एक सिद्ध साहित्यकार हैं। समन्वयवाद नामक दर्शन के प्रणेता हैं। गीत, गजल, मुक्तक सहित साहित्य की सभी विधाओं में आप समान अधिकार रखते हैं। आइए आपको रूबरू करवाता हूं श्री सुरेश साहनी। सुरेश साहनी जी, मैं आपका अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने अपना अमूल्य समय निकाला, साहित्यकार लोग हैं, और आपने मेरे को बताया कि आप लघु निर्माणी में कहीं कार्यरत भी हैं। तो इतने जो आपका बिजी शेड्यूल है उसके साथ अपना चंद समय हमारे दर्शकों के लिए दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। और जब हम देखते हैं कि विरासत में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, संगीत मिला हुआ है, और आपको सुनता हूँ, मैं तो आपका व्यक्तिगत रूप से फैन हूँ, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। लिखना एक अलग कला है मित्रों, पढ़ना एक अलग कला, और संयोग से माँ सरस्वती ने आपको दोनों कलाओं में सिद्धहस्त किया है। आप जब पढ़ते हैं तो लोग झूम उठते हैं। चुप रहो, आपका एक बहुत ही हस्ताक्षर गीत है, चुप रहो। मैं तो इसके बाद चुप ही हो जाता हूँ। वो इतना शानदार गीत है कि पूरी जो दर्शक दीर्घा होती है वो एकदम लगता है कि सो जाए उस गीत को सुनते सुनते। तो चलिए, मैं इसी परिचय के साथ आपका परिचय अपने दर्शकों से कराता हूँ, और जानना चाहता हूँ आपके ही मुख से कि आपका जो जन्म हुआ, जन्म स्थान क्या रहा। कानपुर में तो आपने बताया मुझे कि जो है आप कानपुर में बचपन से रहे, लेकिन फिर भी आपका जो गोरखपुर से लगातार आना जाना रहा, मिट्टी से आपका जो गांव की जो मिट्टी है, जो ग्रामीण मिट्टी है, उससे आपका लगातार संपर्क रहा, पिताजी, और आगे आपकी शिक्षा दीक्षा, इन तमाम बातों से जो कही और अनकही है वो अपने एपिसोड में अपने दर्शकों से जरूर रूबरू करना चाहिए। सुरेश सर, धन्यवाद आदरणीय मिश्रा जी। मैं गोरखपुर ग्रामीण परिवेश से हूँ जी। मेरा घर राप्ती नदी किनारे स्थित है, पैतृक स्थान जी, किंतु मेरा जन्म स्थान जो है वो कानपुर। अच्छा। और इस नाते मैं अपने आप को और भी गौरवशाली मानता हूँ कि मैं आज कभी ऋषि वाल्मीकि की जमीन पर पैदा हुआ। क्या बात। कानपुर जहाँ से कवि सम्मेलनों की शुरुआत हुई है, देश के बड़े बड़े नाम कानपुर से, जो साहित्यकारों के नाम हैं वो कानपुर से मौलाना हजरत मोहानी है, सूर्यकांत पाटिल निराला है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, आज तमाम ऐसे साहित्यकार हैं जिनका देश दुनिया में सुविख्यात है जी। मैं उनकी नगरी पैदा हुआ हूँ। तो एक ऊपर से कहा जाए कि मैथिली श्लोक जी का है कि राम तुम्हारा वक्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज स्वभाव है जी। तो मैं जिस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ,
इस मिट्टी का संबंध पावन नाम श्री राम से और माँ सीता जुड़ा हुआ है जी। उस नाते अगर मैं कभी हूँ तो इसे कोई अलग से न कोई आश्चर्य है न कोई चमत्कार। नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जब आपके नाम के आगे आपके पिताजी का नाम भी जुड़ा है, जो कि एक लोक गायक थे, और आपने बताया कि जयप्रकाश नारायण जी के वो दत्तक पुत्र थे। मैंने उनकी बड़ी तारीफ सुनी है, मैं आपके मुख से भी उनकी तारीफ सुनना चाहूँगा, उनके बारे में जानना चाहूँगा। तो मुझे आश्चर्य नहीं कि आप बहुत बड़े साहित्यकार हैं। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि मेरा सानिध्य आपसे, ये मैं अपने भाग्य में निखार होता हूँ। तो आगे की पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए। मेरा जन्म स्थान कानपुर है जी। और यहीं आपके कानपुर के गोविंद नगर परिक्षेत्र में जी। मैं पला बढ़ा हूँ। यहीं गांधी स्मारक से मैंने शिक्षा ली है और सौभाग्य से नौकरी भी घर के नजदीक ही मिली। आयु निर्माणी भारत का रक्षा संस्थान है जो देश के सैनिकों के लिए रक्षा उपकरण बनाता है और मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं वहाँ का हिस्सा रहा हूँ जहाँ के रिकाइल तोपों ने पाकिस्तान के पैंटन टैंकों की धज्जियां उड़ा दी थी और उसी युद्ध में वीर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र को विजेता शहीद वीरगति को प्राप्त हुए थे। और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं साढ़े फैक्ट्री समूह से जुड़ा हूँ। जी जी जी। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है सर। जब लिखने पढ़ने की बात आती है तो ये जहन में आता है, मैंने तो कहा कि हालांकि जो आपको पैतृक से मिला हुआ है, तो आपके पिताजी की ओर चलते हैं सब। किस तरह का उनका गायन था? और आपने एक बात और कही कि वो लोक नारायण लोग जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के दत्तक पुत्र थे, इस बारे में भी कुछ बताइए। वस्तुतः मेरे पिताजी का जो किशोरावस्था थी, चूंकि बचपन में उनके माता पिताजी का निधन हो गया था जी, उन्हें देवरिया में रुद्रपुर क्षेत्र पड़ता, वहाँ 87 नरेश इंटर कॉलेज था। उसके प्रधानाचार्य श्री पांडे जी थे, उन्होंने अपने घर में रखकर शिक्षा दीक्षा उनकी करवाई थी। और जब वो किशोरावस्था में आए तो चूंकि लोक नायक जयप्रकाश जी उस समय समाजवाद के बहुत बड़े प्रवक्ता थे जी, उन्हें एक बार उन्होंने उनको गीत गाते हुए सुना कि आगे बढ़ा समाजवादी लड़ैया लगली, बढ़ा नाम है अमेरिका जापान इटली, बढ़ा भैया दंगली। तो इस गीत को सुनकर उन्होंने पूछा कि कौन है, बताया, बोले वे इस नन्ही उम्र में समाजवाद के ऊपर इतना बड़ा गीत गाने वाला, कविता रचने वाला ये कौन है। तो परिचय दिया तो उन्होंने पांडे जी से आग्रह करके मेरे पिताश्री को गोद ले लिया था। और उसके पश्चात चूंकि पिताजी कभी राजनीति में रहे नहीं और उनका रुझान भी राजनीति की तरफ नहीं था, वो धीरे धीरे अपना क्षेत्र बदलते हुए कानपुर चले आए और यहीं पर उन्होंने गोविंद नगर ही पर क्षेत्र में जाकर सर अस्पताल में सेवा करते हुए सरकारी कर्मचारी रूप में 1997 में सेवानिवृत्ति ली थी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने साली साहब। अब जो सुरेश साहनी का काव्य यात्रा थी, ये कब शुरू हुई, कब से लिखना आपने शुरू किया, कब से पढ़ना शुरू किया? या कहते हैं कि कविता जो होती है वो बचपन से हमारे भीतर कहीं ना कहीं होती है, बस उसे कभी पहचान पाते हैं, कभी नहीं पहचान पाते। तो सुरेश साहनी के भीतर ये जो काव्य जगह, ये जागृति कब से हुई? आदरणीय मिश्रा जी, मैं बचपन से ही साहित्य के प्रति लगाव बहुत ज्यादा था। मेरे घर के आसपास जितने भी छोटे छोटे पुस्तक भंडार हुआ करते थे, मैं वहाँ जा करके बैठ करके साहित्यिक किताबों का आस्वादन लिया करता था। तो बचपन से मैं कल्पना लोक में जीने का आदी हो गया जी। और कभी तिलस्मी साहित्य, कभी बाल साहित्य, कभी वरिष्ठ साहित्यकारों के उपन्यास कहानियां पढ़ते पढ़ते कविता का भाव कब जगा तो नहीं तो नहीं मालूम है, लेकिन सन 88 के आसपास मुझे याद है कि एक यहाँ पर वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के श्री रामविलास गुप्ता जी, उन्होंने तिलक हाल में एक स्मारिका के लिए कविता मांगी थी। तो मैंने उनको एक, अब उसे गीतिका ही कहेंगे,
लिख कर दी थी कि नहीं चाहिए हिंदू मुस्लिम और ईसाई, व्यथित विश्व को आज सिर्फ इंसान चाहिए। क्या बात। ऊंच नीच गोरे काले का भेद नहीं, अब मानवता को समता का विज्ञान चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत। ये मेरी पहली कविता थी जी, जो मुझे लगता है सन 88 के आसपास छपी होगी, और उसके बाद में कवि कब बनाई मैं बता नहीं, कवि तो आप बचपन से ही थे, और कवि का ही एक परिष्कृत रूप आज हम सुरेश साहनी जी के रूप में देख भी रहे हैं कि जहाँ जाइए सुरेश जी को अलग से एक अलग भाव मिलता है कि नहीं, हमको सुरेश जी को बिना सुने नहीं जाने देना है। तो चलिए हम लोग आगे इस बातों का सिलसिले को हम आगे बढ़ा के रखेंगे कि बहुत कुछ बातें जाननी है, लेकिन तब तक मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपना एक प्रसिद्ध गीत कोई भी हमारे समक्ष रखें ताकि हमारे दर्शक उसका भी आस्वादन ले सके। ये बहुत ही कठिन विषय जब कोई कह देता कि आप अपना एक कोई गीत। जी, अभी तो हमको मैं इस क्रम में बताना चाहता हूँ, हमारे बातचीत के क्रम में सूरज जी अपनी 3-4 रचनाएं तो कम से कम सुनाएंगे जिसका हम लोग भरपूर मजा लेंगे, भरपूर हम लोग इंटरटेन करेंगे उस गीत से। तो इस क्रम में ये जो गीत है, तो आइए सुनते हैं सुरेश साहनी जी का एक प्रसिद्ध गीत, सुरेश साहनी जी के ही। सुरेश उम्र भर चलती रही ऐसे मेरी तकदीर, उम्र भर चलती रही ऐसे मेरी तकदीर, एक थाली भूख पर दी एक चम्मच खीर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक थाली भूख पर दी एक चम्मच खीर, घर वही टूटी हवेली का कोई कोना, मर्जियों पर बंदिशों का उम्र भर ढोना, बोझ घर का क्या उठाती थक चुकी शहतीर, बोझ घर का क्या उठाती थक चुकी शहतीर, उम्र भर चलती रही ऐसे मेरी तकदीर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसकी अंतिम लाइन सुना देता हूँ। नहीं, पूरा सुनाइए। बहुत बढ़िया। द्वार पर दरबार लगना घर हुआ निवास, द्वार पर दरबार लगना घर हुआ निवास, बालपन में हसरतों को जब मिला वनवास, हाँ यही मुझको मिला था, हाँ यही मुझको मिला था, कह उठे रघुवीर। क्या बात। हाँ यही मुझको मिला था, कह उठे रघुवीर, एक चम्मच खीर उम्र भर चलती रही ऐसे मेरी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो उम्र भर चलती रही ऐसे मेरी तकदीर, जाहिर बात है ये बहुत बड़ी पीड़ा है, और वो जो पीड़ा है वो समाज की है। आपने मुझे बताया कि लेखन में समन्वयवाद नामक दर्शन में आपने बहुत काम किया, आप उसके प्रणेता थे। सर जानना चाहता हूँ कि समन्वयवाद क्या है, ये दर्शन का जो ये जो रूप है ये क्या है, इसके प्रणेता, इसके बारे में बताइए। आदरणीय मिश्रा जी, समन्वयवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो समन्वय और वाद आप जानते हैं। समन्वय दर्शन हिंदुत्व जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन की मूल प्रवृत्ति ही समन्वय। आज से 2500 साल पहले यूनान के दार्शनिक हुए थे, तो उन्होंने हेराक्लिटस ने बोला था म्यूजिक इज द यूनिटी ऑफ अपोजिट्स, यानी संगीत परस्पर विरोधी स्वरों का समन्वय है। ऊंचे स्वर, नीचे स्वर, मध्यम स्वर, तीव्र स्वर, ये सब मिलकर के जब सहेजे जाते हैं तो संगीत का निर्माण होता है। आगे चल करके मैं बताना चाहूंगा, जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी रचना में कहा भी है। मैं समझता हूँ जयशंकर प्रसाद जी ने जब अपनी रचना लिखी थी तब शायद लेजर किरणों की खोज भी नहीं हुई थी, किंतु उन्होंने दिया था कि सृष्टि के जितने विद्युत कण हैं व्यस्त विकल बिखरे निर्भर, सृष्टि के समस्त विद्युत कण
है व्यस्त विकल बिखरे निर्भय, समन्वय उनका करें समस्त विजय भी मानवता हो। और बाद में लेजर बीम की शुरुआत हुई। इसकी प्रोफेसर हेनरिक और जेनरिक ने जब बताया था, हम लोग पढ़ते आए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन प्रोफेसर हेनरिक और जेनरिक ने बताया कि प्रकाश जो है वो एक दूसरे का को इनहेंस करते हुए आगे बढ़ता है। प्रकाश की गति सीधी नहीं होती है। अच्छा। उसकी प्रॉपर्टी कोहेरेंस नहीं होती, कोहेरेंट प्रॉपर्टी, यानी एक दूसरे को साथ लेकर वलयाकार स्थिति में आगे बढ़ती है। मैंने कहा यही प्रवृत्ति मानव की हो जाए कि एक दूसरे को साथ लेकर के आगे बढ़े, तो हम सृष्टि के हर बाधा को, हर आपदा को, हर संकट को क्षण मात्र में हल कर सकते हैं। ठीक बात। तो इसीलिए मैंने अपनी इस जो दर्शन का नाम रखा कि हम भारतीयों की प्रवृत्ति है समन्वय, और समन्वय से इतनी बड़ी ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, तो क्यों ना हम इसको, इस प्रॉपर्टी को मानव जीवन में उतारने के लिए एक दर्शन दें। तब मैंने उसी प्रोफेसर हेनरिक और जेनरिक के वैज्ञानिक शोध पर अपने दर्शन का नाम मैंने कोहेरिज्म रखा, और उसका हिंदी नाम समन्वयवाद दिया, जिसमें हम यही एक दूसरे से कहते हैं मित्रों विग्रह नहीं, एक दूसरे से प्रति जो सकारात्मक बातें हैं उनमें समन्वय स्थापित करते हुए आगे बढ़े, तो संसार की तमाम समस्याओं का निदान हो सकता है। और इसको मैंने ये भी जोड़ा कि कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद लिखा है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी ये है कि हर संघर्ष का मतलब जो समस्याएं हैं उसमें दो वर्ग होते हैं, एक शोषक वर्ग होता है, एक शोषित वर्ग होता है, और इनका आपस में द्वंद्व होता है, द्वंद्व के बाद उसका समझ। लेकिन मैं बोलता हूँ द्वंद्व आखिरी हल नहीं, आखिरी हल है द्वंद्व के बाद भी समन्वय स्थापित करना पड़ता है। तो समन्वयवाद आखिरी समस्या का समाधान है। कार्ल मार्क्स का जो साम्यवाद है वो समस्या का आखिरी समाधान नहीं है। सर बहुत अच्छी बात है, और आज के समाज की आवश्यकता भी है। जब विश्व कहीं न कहीं युद्ध की स्थितियों में जा रहा हो, रूस, यूक्रेन और हमारे और बहुत सारे पड़ोसी देश जिनका नाम लेना यहाँ बहुत उचित नहीं होता है, लेकिन हर व्यक्ति एक दूसरे से एक अलग सी तनाव की मुद्रा में है, आंतरिक स्थितियाँ बड़ी खराब हैं। ऐसे में जो आपने समन्वयवाद की बात करी, ये एक जड़ी बूटी का काम करेगी, एक प्राणवायु का काम करेगी। एक प्रश्न और दिमाग में आ रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, संगीत के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से, या फिर अपने भाषणों के माध्यम से, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उसकी क्या योजना है? समन्वय कैसे समाज इन्हें अपनाए, उसके लिए आपने कुछ चर्चा करी, जैसे नियम बनाया। असल हम समन्वयवाद को जब लेकर चलते हैं तो हमें ये भी देखना है कि हमारे प्राचीन और अर्वाचीन दोनों समय के साहित्य और सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और मानवीय मूल्यों का विश्लेषण किया जाए। तो जो उसमें सुधार है उसको सहजता से स्वीकार करके उन्हें व्यवस्था में अमल में लाया जाए और उस पर आगे बढ़ा जाए, तो स्वयं समन्वयवाद स्थापित हो जाएगा। यदि कोई कहता है कि वेद हमारी पहली पुस्तक है और कोई कहता है कुरान हमारी आखिरी किताब है, तो हमें इसको सहजता स्वीकार कर लेना, ठीक है मेरी पहली किताब है, आपकी आखिरी किताब है, विवाद कैसा है, यही समन्वय है। लेकिन अगर लड़ने लग जाए, नहीं पहले हम हैं, पहले आप हो, या आखिरी हम हैं, आखिरी आप हो, तो इसमें जो है झगड़ा होने लगेगा। इस झगड़े को टालने के लिए जो बेहतर उपाय हो सकता है वो हम अपने समाज में, हमारे विचार में, हमारे कर्म में, हमारे सृजन में भी एक रूपता दिखाते हुए आगे बढ़े, तो समन्वय स्थापित हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है समन्वयवाद, और मैं तो यही चाहूँगा कि हम लोग इस विषय में चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आपका एक और रचना हमारे दर्शकों को सुनाई दें, तो हमारे दर्शक भी मेरे ख्याल से ज़्यादा आनंदित होंगे। ठीक है, जैसा आप गाने से जी रहो प्यार होने तलक चुप रहो, चुप रहो प्यार होने तलक चुप रहो, पीर पुचार होने तलक चुप रहो, पीर पुचार
चुप रहो प्यार होने तलक चुप रहो। पहली मुलाकात ले गात कंपित हुए बुंद गए फिर नैन, गात कंपित हुए बुंद गए फिर नैन, थर थराए अधर कह गई क्या छुअन, पूर्ण अभिसार होने तलक चुप रहो, पूर्ण अभिसार होने तलक चुप रहो प्यार होने तलक चुप रहो। तुम निहारो हमें हम निहारे तुम्हें, तुम निहारो हमें हम निहारे तुम्हें, खो के एक दूसरे में पुकारे तुम्हें, मौन उद्गार होने तलक चुप रहो, मौन उद्गार होने तलक चुप रहो प्यार होने तलक चुप रहो। प्यार क्या है कोई मौसमी फल नहीं, प्यार तो प्यार है मौसमी फल नहीं, प्यार की राह इतनी सरल भी नहीं, राह गुलजार होने तलक चुप रहो, राह गुलजार होने तलक चुप रहो प्यार होने चुप रहो। जब से लगने लगा प्यार है जिंदगी, जब से लगने लगा प्यार है जिंदगी, प्यार से मौत के पार है जिंदगी, जिंदगी पार होने तलक चुप रहो, जिंदगी पार होने तलक चुप रहो प्यार होने तलक चुप रहो। और जैसा कि हम मानते हैं, हम हर पापी चाहता है जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करे, मोक्ष को प्राप्त करे। वैसे नाद अनहद सुने होश भी ना रहे, नाद अनहद सुने होश भी ना रहे, पूर्ण आनंद हो जोश भी ना रहे, एक आकार होने तलक चुप रहो, एक आकार होने तलक चुप रहो प्यार होने तलक चुप रहो। बहुत अच्छा। देह ही घाट है देह ही नाव है, देह से पार ही मुक्ति का गाँव है, देह पतवार होने तलक चुप रहो प्यार होने तलक चुप रहो। बहुत सुंदर, बहुत सभी करता है। बहुत 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 बढ़िया। ये आपका हस्ताक्षर गीत है। मैंने अपने मित्रों को पहले भी कहा था कि जब शाहनी जी का काव्य पाठ होता है, बिना इस गीत के वो काव्य पाठ पूरा होता है, दर्शकों को बांधने वाला गीत है। मैं इस गीत के लिए बार बार आपको बधाई देता हूँ कि कई बार माँ सरस्वती हमारे मन में विराजमान होती है, हमारी जीभा में विराजमान होती है, हमारी लेखनी पर विराजमान होती है, तब ऐसे कालजयी गीत बनते हैं। और आपकी लेखनी से ये गीत निकला समाज के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे आपसे एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि अभी तक जहाँ तक मैं साहनी जी को जानता हूँ, फेसबुक पे जब हम साहनी जी को पढ़ते हैं तो रोज एक नया गीत, मित्रों कभी भी वो गीत रिपीट नहीं होता है, रोज एक नई रचना जो है वो फेसबुक पे मैं पढ़ता हूँ। ऐसे में मेरा प्रश्न ये है कि वो सब कहाँ जा रहा है, किस प्रकाशन की तैयारी में, कहाँ आपने छुपा के रखा है, कब उसको ग्रंथाकार रूप में हम सबको दिखाएंगे, कब ये दुनिया के समक्ष लेके आएंगे, या आपकी और किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, इस पर प्रकाश डालिए। सच कहो तो
मेरी अभी तक कोई रचना पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है जी। लेकिन पुस्तक का रूप नहीं ले पाई। लेकिन लगभग कितनी रचनाएं अब तक हो गई होंगी? मुझे लगता है कि लगभग 5000 के आसपास। अरे मित्रों, मैं इंटरप्ट करना चाहता हूँ, 100 रचनाएं होने पर आदमी किताब छपा लेता है और आप 5000 रचनाएं होने के बाद भी आप कह रहे हैं कि किसी पुस्तक की कोई योजना नहीं है। ये अपने आप में बड़ा गूढ़ और रहस्यमयी प्रश्न है। तो क्या योजना है आगे, अगर हम लोग को कुछ बताएं आप। अब समझ में नहीं आता, क्योंकि अंत में आध्यात्मिक स्थिति आ जाती है कि हम बहुत कुछ बनकर क्या बन जाएंगे या बहुत कुछ पाकर क्या प्राप्त कर लेंगे। तो परिणामी जब शून्य होना है, हमें कुछ परम शून्य में विलीन होना है, तो ये सोचकर के सारी इच्छाएं मर जाती है। मैं पुस्तक छिपाने को कभी उस वक्त ध्यान नहीं दिया था। लगभग 1500 के आसपास गजलें हैं। हमें लगता है 700-800 गीत होंगे। नज़में हैं, छंदहीन कविताएं हैं और उसके अलावा लगभग 40-50 व्यंग्य भी हैं और 11-12 कहानियां हैं जी। 5-6 संस्करण हैं जी। 60 के लगभग भोजपुरी गीत हैं। ऐसी तमाम सारी रचनाएं हैं। दोहे हैं, मुझे लगता है कि 600-800 दोहे होंगे जी। कुल मिलाकर के 10 साल 15 साल का ये लेखन है। मुझे लगता है कि इसको सहेजना समेटना मुझे नहीं लगता कि मेरे ही बस की बात है। आप जैसे सुधी लोगों का सानिध्य मिला तो जरूर कुछ जमीन पर यथार्थ के धरातल पर उतरेगा। नहीं, हमारी तो पूरी जो है वो शुभकामनाएं आपके साथ हैं और बल्कि हम लोग बड़ी प्रतीक्षा में हैं कि आपकी कोई रचना संग्रह आए, गीत गजल मुक्तक दोहा वो जो भी आए, लेकिन हमको पढ़ने को मिले। और मित्रों, एक साहित्यकार का धन ही क्या है? उसकी पुस्तक। उसकी एक ही चाहत कि हम अपनी पुस्तकों से समाज को कुछ दे सकें और वर्षों तक, कालों तक, सदियों तक हम उन्हीं पुस्तकों के माध्यम से आपके दिलों में जीवित रह सकें। चलिए, आपकी आगामी योजना, अंतिम प्रश्न के रूप में मैं आपकी जो आगामी योजनाएं हैं उनके बारे में जरूर बात करना चाहता हूँ। जैसा आपने कहा कि भाई पुस्तक के बारे में क्या योजना है या आगे कोई, आप एक अच्छे मंच संचालक भी हैं, मंच संयोजक भी हैं, तो किस तरह से आप लेते हैं समाज को कि समाज में साहित्य के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, समन्वय के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, आपका क्या योगदान होना चाहिए, या कोई ऐसा कोई बहुसपना हो जो आपको लगता है कि हमको ये पूरा करना है, ताकि फिर यहाँ से अपनी यात्रा को विराम देंगे जी। आगे मैं यह चाहूंगा कि हर साहित्यकार को ऐसा ही होना चाहिए। हम जो हमारे आगे हमारी युवा पीढ़ी आ रही है जी, उसको ये संदेश दें कि कविताओं में समन्वय और सकारात्मक भाव लेकर लोग आगे बढ़ें। अपने उनकी कविताओं में किसी प्रकार की घृणा, जुगुप्सा और समाज में अतिरेक या भय लाने वाली प्रवृत्तियां उनकी कविताओं में न दिखाई दे। सस्ती लोकप्रियता के लिए साहित्यकार ना भागे। हमारे जितने भी युवा रचनाकार हैं, जब वो लोकप्रियता के लालच से हटकर रचनाएं करेंगे तो उनका सृजन मौलिक और कार्यी होगा। बिल्कुल। और यही मैं जितने भी साहित्यकार सबको संदेश देते हुए। बहुत बढ़िया मित्रों, ये थे श्री सुरेश साहनी साहब, जो जितनी ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, साहित्यकार हैं, कबीर हैं, जो काम भी करते हैं और साहित्य भी रचते हैं, लेकिन समाज का जो सामाजिक हितों का वो उतना ही ध्यान नहीं रखते हैं। और आपने ये भी देख लिया कि उन्होंने सरल बना है कि उन्होंने 5000 के आसपास रचनाएं लिखी हुई हैं, निरंतर रच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें कोई ना तो एक लेस मात्र भी कुछ ऐसा है कि मैं बहुत बड़ा साहित्यकार हूँ या मुझे बहुत सारी पुस्तकें अपनी प्रकाशित करा के इस समाज के समक्ष रखना है। आप वास्तव में महोदय एक सिटी सिग्नेचर हैं, सिटी का आइकॉन है। मैं सिटी सिग्नेचर के रूप में आपको पाकर बहुत निहाल हूँ। सुरक्षित दुनिया स्टूडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। आपको बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमसे अपनी इतनी अच्छी बातचीत की। और हमारे जो नए रचनाकार हैं, जो नए श्रोता हैं, नए दर्शक हैं, उन्होंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा होगा, सीखेंगे। यदि मैं अपने मित्रों से कहता हूँ, यदि आपको सुरेश साहनी जी से कोई और प्रश्न हो,
आपके दिमाग में कुछ और सवाल हो तो उन्हें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजिए, ताकि हम सुरेश सहनी जी से निवेदन करेंगे कि वो उनका जवाब कमेंट बॉक्स में दें या फिर से हमारे स्टूडियो में आके आपके उन तमाम प्रश्नों का उत्तर दें। और यदि आपके पास भी कोई ऐसी शख्सियत है जो सिटी सिग्नेचर को बिलोंग करती हैं, सिटी सिग्नेचर का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो सोशल मीडिया को बताइए, ताकि हम ऐसे तमाम छुपे हुई जो प्रतिभाएं हैं, जो हीरे हैं ये हमारे समाज के, हम उन्हें अपने सिटी सिग्नेचर कार्यक्रम में आमंत्रित कर समाज के समक्ष प्रस्तुत कर सकें, ताकि हमारे जो नवांकुर हैं, हमारे जो नए बच्चे हैं, उनसे कुछ सीख सकें। इसी वायदे के साथ मैं राजीव मिश्रा आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं सिटी सिग्नेचर के अगले एपिसोड में। नमस्ते। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.